नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संप्रेषण और उसका अर्थ। संप्रेषण के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, यानी मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संप्रेषण का सामान्य अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी वस्तु, विचार को भेजना, किंतु इसके विशिष्ट अर्थ के अंतर्गत वे समस्त भाव तथा विचार सम्मिलित किए जा सकते हैं जिन्हें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, संप्रेषित करता है। यानी एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति तक अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करता है, पहुंचाता है, तो उसे संप्रेषण कहते हैं। यह एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से भावों, विचारों का आदान प्रदान होता है। यही संप्रेषण है। इसका अगर हम अर्थ की बात करें, जैसे संप्रेषण में सम आता है, उसका अर्थ होता है सम्यक का या सम्यक प्रकारेण प्रेषण या प्रेषित भेजना, प्रेषण, प्रेषित, भेजना। इस प्रकार इसका सामान्य और विशिष्ट अर्थ एक रूप में इस प्रकार हो सकता है। विशिष्ट विचारों को इसका अर्थ ये हो सकता है कि विशिष्ट विचारों को विशिष्ट विधि से विशिष्ट स्थान तक भेजना, प्रदान करना। तो उसे क्या कहते हैं? उसे संप्रेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे संप्रेषण कहते हैं। तो आई होप आपको संप्रेषण का अर्थ है वो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये जो संप्रेषण है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में जब कोई व्यक्ति अन्य किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित करता है तथा विचारों का आदान प्रदान करता है, तब वह संचार कहलाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित करता है और अपने विचारों को उस व्यक्ति तक पहुंचाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे संचार कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किंतु एक ही व्यक्ति यदि एक से अधिक जनसंपर्क में आने के लिए विचारों को प्रेषित करता है, तब वह प्रक्रिया संचार की अपेक्षा जनसंचार की श्रेणी में आती है। यानी कि वही व्यक्ति अगर किसी भीड़ भरी जगह पर बैठा है और वो उन सभी को संबोधित कर रहा है, तो उसे जनसंचार कहा जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसमें बहुत से व्यक्तियों का समूह होने से व्यापक और विस्तृत प्रक्रिया बन जाती है। एक व्यक्ति आम जनता से संपर्क स्थापित करने में प्रत्यक्ष रूप से सफल नहीं हो सकता, अतः दूरदर्शन अथवा रेडियो के माध्यम से संप्रेषण, यानी जिसे क्या कहा जाता है? संचार कहा जाता है, संचार करता है। तथा रेडियो तथा दूरसंचार जनसंचार का सर्वोत्तम साधन है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें, उदाहरण के लिए रेडियो पर समाचार प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति तो एक ही होता है, किंतु वह इसके माध्यम से संपूर्ण जनता में समाचारों को प्रसारित करता है। यानी कि जब हम रेडियो सुनते हैं तो बोलने वाला तो एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन सुनने वाले बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो उसको हम संचार कह सकते हैं, जनसंचार कह सकते हैं। अतः यह जनसंचार का उपयुक्त साधन हुआ। इसी प्रकार देश के प्रधानमंत्री का अभिभाषण दूरदर्शन पर प्रसारित यानी संप्रेषित किया जाता है, तो संपूर्ण देशवासी उससे संबंध स्थापित कर लेते हैं। अतः अप्रत्यक्ष रूप से ही यह संभव है। साक्षात, यानी कि साक्षात को आमने सामने भी कहा जाता है। साक्षात जनसंचार अधिक व्यापक नहीं हो सकता है,
संचार या संप्रेषण को इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहा जाता है। यानी कि इंग्लिश में जो संप्रेषण की प्रक्रिया है उसको कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसकी व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती है। तो हम आगे संप्रेषण की व्याख्या के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, संप्रेषण की व्याख्या दो लोगों द्वारा की जाती है। पहला तो है लुगीज और दूसरा है वीगल। ठीक है, लुगीज और वीगल क्या कहते हैं? संचार प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था के द्वारा निर्णय, सूचना एवं निर्देश दिए जाते हैं तथा इसमें क्या किया जाता है? ज्ञान, भाव, विचारों, अभिवृत्तियों को निर्मित किया जाता है अथवा परिवर्तन किया जाता है। यानी कि लुगीज और वीगल के अनुसार संचार प्रक्रिया में क्या किया जाता है? जो सामाजिक व्यवस्था होती है उसके द्वारा सूचनाओं को, भावों को, अभिवृत्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे संचार कहा जाता है। चलिए, संचार के बारे में आगे पढ़ते हैं। संप्रेषण यानी संचार के तत्व यानी कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। वैज्ञानिक संचार में विचारों का लेन देन यानी आदान प्रदान किया जाता है, किंतु इस प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। यानी कि संप्रेषण की प्रक्रिया के लिए किन तत्वों का होना आवश्यक है? तो चलिए उन तत्वों को पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहला तत्व है संप्रेषण। यानी कि संप्रेषण, संचार में सबसे पहले संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है, जिसको इंग्लिश में सोर्स कहा जाता है। यह विचार प्रेषित करने वाला होता है, मतलब जो विचारों को बोलता है, कहता है, वो संप्रेषण कहलाता है। आज युग का वैज्ञानिक युग है, मतलब आज जो युग है वो एक वैज्ञानिक युग है। अतः इसमें यह आवश्यक नहीं है कि प्रेषक व्यक्ति ही हो, मतलब कोई भी हो सकता है। संप्रेषण पत्र, पत्रिका अथवा मशीन किसी के द्वारा भी हो सकता है। मतलब कि संप्रेषण सिर्फ व्यक्ति द्वारा ही नहीं होता, ये पत्रों के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा, मशीनों के द्वारा और किसी अन्य के द्वारा भी हो सकता है। अतः संप्रेषण संचार जिसको कहते हैं का संप्रेषण प्रमुख तत्व है। यानी कि संप्रेषण करना है तो संप्रेषण बहुत ही अनिवार्य होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। दूसरा है संदेश, जिसको मैसेज भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए, व्यक्ति द्वारा प्रसारित विचार ही संदेश कहलाता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को प्रेषित करता है, प्रसारित करता है, उनको क्या कहते हैं? उनको संदेश कहा जाता है। यह शाब्दिक तथा अशाब्दिक उभय रूप में ही हो सकते हैं। यानी कि ये तो शाब्दिक भी हो सकते हैं और अशाब्दिक भी हो सकते हैं। जैसे कक्षा में छात्र को अध्यापक बैठ जाओ यह कहकर भी बैठा सकता है। मतलब कि कक्षा में अगर अध्यापक है और वो छात्र को कह रहे हैं कि बैठ जाओ, तो ये कहकर क्या करना चाहते हैं? वो अपने संदेश को विद्यार्थी के संदेश तक पहुंचाना चाहते हैं। और मौन स्वीकृति यानी गर्दन हिलाकर भी संदेश कह सकता है। यानी कि कभी शिक्षक है, वो कक्षा में कोई काम कर रहे हैं, कॉपियाँ चेक कर रहे हैं और वो आपको कह रहे हैं कि आप अगर कुछ मस्ती वस्ती कर रहे हैं तो आपको वो गर्दन हिला के कहते हैं कि ऐसा मत करो। तो आप समझ जाते हैं उनकी संदेशों से कि आपको वो मना कर रहे हैं। तो इस प्रकार संदेश देकर वो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार से अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। तीसरा है संप्रेषण माध्यम
या चैनल। देखिए, तीसरा है संप्रेषण माध्यम या चैनल, इसे कह सकते हैं। चैनल से अभिप्राय उस साधन से है जिसके द्वारा कोई संदेश संदेशवाहक से संदेश ग्राहक तक पहुंचता है। यानी कि संप्रेषण माध्यम या चैनल किसको कहते हैं कि वह साधन है जिसके द्वारा कोई संदेश है वो संदेशवाहक तक संदेश ग्राहक तक पहुंचता है। संदेशवाहक से संदेश ग्राहक तक पहुंचता है तो उसको कहते हैं संप्रेषण माध्यम। ठीक है, यह वह पथ है जिसमें संदेश भौतिक रूप से प्रेषित होता है, जैसे कि टेलीग्राम। वह वायर जिस पर संदेश भेजा जाता है। रेडियो वार्ता में ये रेडियो स्टेशन तथा स्टूडियो है। इसी प्रकार किसी लेख के लिए समाचार पत्र या मैगजीन संप्रेषण माध्यम होता है। तो ये अनेक माध्यम हैं जो संप्रेषण के माध्यमों के रूप में काम में आते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे चौथा हमारा प्रकार है संदेश ग्राहक। संदेश ग्राहक यह संदेश प्राप्त करने वाला होता है, मतलब माध्यम से होके संदेशकर्ता तक पहुंचता है, तो ये संदेश ग्राहक होता है। संदेश प्राप्ति वह कई विधियों से कर सकता है, जैसे समाचार सुनकर, समाचार पढ़कर अथवा देखकर। अतः संदेश ग्राहक को ग्राहक संप्रेषण भी कहा जाता है। तो संदेश ग्राहक मतलब कई विधियों से वो अपने संदेशों को लेने वाला, कहने वाला नहीं, संदेश को लेने वाला, ग्रहण करने वाला, उसको कहते हैं ग्राहक, संदेश ग्राहक। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इन तत्वों के अतिरिक्त शारीरिक क्रियाओं से भी भावों का आदान प्रदान कर संचार कर सकते हैं। जैसे मतलब भावों के रूप में भी हम क्या कर सकते हैं, संचार को प्रेषित कर सकते हैं। शारीरिक क्रियाओं से भी हम संचार को प्रेषित कर सकते हैं। जैसे आंगिक क्रिया द्वारा बालक को डराने के लिए शब्दों का प्रयोग किए बगैर या शब्दों का प्रयोग न करके क्रोध की मुद्रा से बना लेते हैं, तो इससे बालक क्या होता है, डर जाता है। आँखों के इशारे से ही संदेश ले और दे सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम ऐसे आँख का इशारा बनाएं और जिससे आगे जो बालक है वो डर जाए, तो वो बिना बोले ही संप्रेषण कहा जा सकता है कि वो उनको गुस्सा आ रहा है हम पर। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कई बार बालक क्या करता है, अध्यापकों या परिवारों के मध्य होता है, तब वह बोलने से डरता है तो इशारे से ही अपने साथियों से बात कर लेता है। यानी कि जब उसके घर वाले या अध्यापक गण बैठे हों तो वो बोलने की बजाय अपने दोस्तों से या किसी से भी इशारे के रूप में कहता है, तो वो समझ जाते हैं कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, तब वह बोलने से डरता है तो इशारों से ही अपने साथियों से बात कर लेता है। और इस प्रकार संप्रेषण विधि छात्र अध्यापक के मध्य अंतःक्रिया भी संपन्न करती है। ठीक है, मतलब छात्र और अध्यापक दोनों के मध्य में अंतःक्रिया भी एक प्रकार से ये करता है संप्रेषण। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया और संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसीड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, देखिए संप्रेषण प्रक्रिया की पूर्णता एवं संप्रेषण को संरचना के निर्माण की दृष्टि से कुछ ऐसे मूल तत्व हैं जिनकी उपस्थिति व ज्ञान संप्रेषण के लिए आवश्यक है। और इन मूल तत्वों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। यानी कि अगर आपको संप्रेषण की कला सीखनी है तो कुछ ऐसे
नियम हैं, कुछ ऐसा ज्ञान है, कुछ ऐसे संप्रेषण के आवश्यक तत्व हैं, मूल तत्व, जिनको आपको आना चाहिए। कौन से ऐसे मूल तत्व हैं, चलिए उनको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए कौन कौन से वो मूल तत्व हैं। देखिए पहला मूल तत्व है संप्रेषणकर्ता को चाहिए कि वह संप्रेषण के अनुकूल वातावरण का निर्माण करे। यानी कि संप्रेषणकर्ता को क्या चाहिए कि वो संप्रेषण के अनुकूल वातावरण को निर्मित करे, ठीक है। और क्या करे, जिससे क्या हो, संप्रेषण कैसा हो, प्रभावी बन सके और जनमत के हृदय में उतर सके, उनके मन में उतर सके, ठीक है। दूसरा है संप्रेषण द्विमुखी प्रक्रिया है, जिसमें कि बात कहने वाला प्रचारक और सुनने वाला श्रोता के बीच अनुक्रिया होती है। यानी कि संप्रेषण कैसी प्रक्रिया है, दो जनों के बीच में होने वाली प्रक्रिया है। एक जन तो संप्रेषण नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसको अपनी बात सुनाएगा और किसे अपनी बात को कहेगा, कौन सुनेगा उसकी बात और कौन वो वापस ग्रहण करेगा। इसलिए संप्रेषण कैसी प्रक्रिया है, संप्रेषण द्विमुखी प्रक्रिया है, ठीक है। और दो व्यक्तियों के बीच में होने वाली प्रक्रिया है, जिसको सुनने वाला और बोलने वाला, बात को कहने वाला और सुनने वाला होना चाहिए। तीसरा है संप्रेषण करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि संप्रेषण का विषय जनता से सांस्कृतिक मूल्यों एवं सामाजिक आदर्शों के अनुकूल हो, ठीक है। यानी कि जनता के अनुकूल हो। जनता के अनुकूल कैसा, कि उसका विषय है वो जनता से सांस्कृतिक रूप से उनके मूल्यों पर निर्भर करता हो और सामाजिक आदर्शों के अनुकूल हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा है संप्रेषण के स्तर पर भी इसकी सफलता निर्भर करती है। यानी कि आप किस स्तर का संप्रेषण कर रहे हैं वो भी आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। पांचवा है संप्रेषणकर्ता या प्रचारक के लिए आवश्यक है कि वह संप्रेषण करने के पूर्व भली भांति प्रचारक विषय का आयोजन कर ले, जिससे कि किसी प्रकार का संदेश उसे या श्रोता को उत्पन्न ना हो। यानी कि आप क्या करें कि संप्रेषणकर्ता या प्रचारक के लिए आवश्यक है कि वह संप्रेषण करने से पूर्व भली भांति प्रचारक विषय का आयोजन कर लें, जिससे कि किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न न हो जो श्रोता है ना, सुनने वाले उनको, ठीक है। यानी कि कोई काट चीट या बात में कोई ऐसा चूक नहीं होनी चाहिए, जिससे संप्रेषण जो सुनने वाला है उसको ऐसा संदेह उत्पन्न हो आप पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छठा है कि संप्रेषण की सफलता के लिए आवश्यक है कि उससे संबंधित सभी विषयों को व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए। यानी कि उससे संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं, जैसे शुद्ध बोलना, ठीक है, शुद्ध विचार, शुद्ध उच्चारण, इनका भी एक तरह से प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। सातवां है प्रत्येक व्यक्ति संप्रेषण को अपनी बुद्धि और समझ के अनुसार ग्रहण करता है। यानी कि आप जो कहेंगे, जैसे उच्च लेवल का या उच्च स्तर का कह दिया आपने कोई भी, जो कईयों के तो समझ में नहीं आया, लेकिन जो बुद्धि वाले हैं, ठीक है, अलग अलग सबकी बुद्धि होती है, तो जो अधिक बुद्धि वाले लोग हैं उनको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जो कम बुद्धि वाले लोग हैं उनको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए संप्रेषण है वो व्यक्ति संप्रेषण है उसको अपनी बुद्धि और समझ के अनुसार ग्रहण करता है कोई भी व्यक्ति, ठीक है। तो इसलिए निम्न स्तर का मतलब प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके, अच्छे से समझ सके संप्रेषण को, उस तरह का संप्रेषण बोलना चाहिए, ठीक है। आगे आठवां है श्रोता सहभागिता संप्रेषण को अधिक सफल बनाते हैं। यानी कि सहभागिता संप्रेषण यानी कि बहुत सारे लोग हैं, उनके बीच में आप
भाषण दे रहे हैं और आपके भाषण में निडरता है, निर्भयता है, तो वो एक प्रभावी संप्रेषण है और वो आपको अधिक सफल बनाता है। ठीक है। 9वां है, संप्रेषण की सफलता के लिए उसका निरंतर मूल्यांकन करना आवश्यक है। यानी कि मूल्यांकन का अर्थ है निरीक्षण करना। यानी कि मूल्यांकन किस प्रकार से कर सकते हैं आप कि एक आपके घर में शीशा होगा या अलमीरा होगी। अलमीरा के सामने आप खड़े हो जाइए और जो भी आपको बोलना है, जैसे आप स्कूल में बोल रहे हैं या फिर कॉलेज में बोलना चाहते हैं कोई भाषण, ठीक है, या कोई स्पीक, ठीक है, वो उस अलमीरा के सामने आप खड़े होइए और बोलिए, संप्रेषण कीजिए। आप अपनी नज़रों से नज़रें मिला के बोलिए तो आपके अंदर वो संप्रेषण बोलने की भय है वो मिटेगा और निर्भय होंगे आप। ठीक है। तो जिससे आपका क्या होता रहेगा, मूल्यांकन होता रहेगा। ठीक है। 10वां है, संप्रेषण ऐसी भाषा, वस्तुओं और विचारों का उपयोग किया जाए, मतलब संप्रेषण करते समय भाषा, वस्तुओं और विचारों का उपयोग किया जाए जो कि स्पष्ट हो और जिसके संबंध में किसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न होने की संभावना न हो। यानी कि जिस क्षेत्र में आप संप्रेषण कर रहे हैं, संप्रेषण दे रहे हैं, तो उसी मातृभाषा में जिससे अधिक से अधिक लोगों को समझ आ सके। ठीक है। तो उस मातृभाषा में या फिर किसी प्रकार का वस्तु का, अगर आप किसी प्रकार की वस्तु या विचारों का आप उपयोग ले रहे हैं तो उनको भी आप उन्हीं के अनुसार रखिएगा ताकि किसी प्रकार की कोई भ्रांति है वो उत्पन्न ना हो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं संप्रेषण के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। सबसे पहला प्रकार है औपचारिक संप्रेषण। औपचारिक संप्रेषण किसे कहते हैं, चलिए पढ़ते हैं। जब एक समूह में किसी को किसी से बात करने की आज़ादी हो तो उसे ग्रेपवाइन संप्रेषण कहते हैं। यानी कि जब कोई एक समूह है, समूह में कोई व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति से बात करना चाहता है तो उसे ग्रेपवाइन संप्रेषण कहते हैं। ग्रेपवाइन संप्रेषण में कोई अनौपचारिक वैज्ञानिक तरीके से बात नहीं की जाती है। इससे सभी आज़ाद होते हैं, कोई किसी से भी बात कर सकता है। उदाहरण क्या है कि जब स्कूल में अवकाश होता है, मतलब स्कूल में जब अवकाश होता है तब क्या होता है कि सभी बच्चे आज़ाद होते हैं। मतलब कि रविवार की जब छुट्टी होती है तब बच्चे क्या करते हैं कि आज़ाद हो गए, उनको ऐसा फीलिंग आता है। ठीक है। लेकिन आज़ाद नहीं होते हैं, उनको सोमवार के दिन मंडे के दिन वापस से जाना होता है, लेकिन रविवार के दिन उनको फीलिंग आती है कि वो आज़ाद हो गए। ठीक है। तो जब स्कूल में अवकाश होता है या फिर कोई भी ऐसे हॉलीडे का अवकाश हो गया या लंबी छुट्टियां पड़ गई ना, तो उनको भी ऐसा फीलिंग होता है कि वो क्या कर गए, वो आज़ाद हो गए हैं। ठीक है। अतः वे अब आपस में किसी से भी बात कर सकते हैं। ठीक है। पहले स्कूल में बात करना अलाउ नहीं था। अलाउ मतलब कि स्टडी के टाइम पर हर किसी से बात नहीं किया करते थे, और अब है वो छुट्टी के टाइम में हर कोई बात करता है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आगे है दूसरा है औपचारिक संप्रेषण। अभी हमने पढ़ा अनौपचारिक संप्रेषण, अभी हम पढ़ रहे हैं औपचारिक संप्रेषण। जब बात करने का तरीका एक विधिवत और वैज्ञानिक हो उसे औपचारिक संप्रेषण कहते हैं। मतलब बात करने का तरीका कैसा हो, विधिवत हो, यानी विधि के अनुसार एकदम नियमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से बात कर रहे हो, वैज्ञानिक तरीके से बात कर रहे हो। औपचारिक संप्रेषण में काम करने का तरीका बहुत ही सुलझा हुआ होता है और सभी अपने अपने कामों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं।
उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो किसी ऑफिस में जब कोई जूनियर अपने सीनियर से बात करता है तो एकदम वो औपचारिक तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से वो क्या करता है, बात करता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको औपचारिक संप्रेषण की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, आगे तीसरा है एक तरफा यानी वन वे संप्रेषण। एक तरफा संप्रेषण यानी वन वे संप्रेषण किसे कहते हैं कि जब संदेश एक तरफ से हो तो वह एकल या वन वे संप्रेषण कहते हैं। यानी कि संप्रेषण एक तरफ से ही हो, कोई प्रतिक्रिया फीडबैक नहीं हो, तो उसे एक तरफा यानी वन वे संप्रेषण कहा जाता है। इसमें भेजने वाला संदेश भेज देता है और प्राप्तकर्ता उसे ग्रहण कर लेता है। उदाहरण, कक्षा में अध्यापक ने बच्चों को बोला कि वे खड़े हो जाएं, तो बच्चे खड़े हो जाते हैं और वह वन वे संप्रेषण हुआ। मतलब एक तरफ तो बोलता है लेकिन दूसरी तरफ कोई फीडबैक नहीं देता है। कहते हैं कि अध्यापक कहता है कि खड़े हो जाओ, तो बच्चे खड़े हो जाते हैं, ग्रहण तो कर लेते हैं लेकिन वापस जवाब नहीं देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक तरफा यानी वन वे संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, चौथा है द्वितरफा यानी टू वे संप्रेषण। ठीक है, किसे कहते हैं द्वितरफा? जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उनमें तर्क वितर्क होता है, अर्थात प्राप्तकर्ता और भेजने वाला दोनों ही सम्मिलित होते हैं। उदाहरण के लिए, अध्यापक कक्षा में बच्चों से प्रश्न करता है तो बच्चे उसका उत्तर देते हैं, तो वे टू वे संप्रेषण होता है। यानी कि दोनों में ही हमने अध्यापक और बच्चों का ही उदाहरण लिया है। एक तरफ तो अध्यापक कहता है, वन वे में कहता है कि बच्चे खड़े हो जाओ, तो सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं लेकिन इसमें संप्रेषण नहीं होता है। और द्वितरफा में अध्यापक बच्चों से प्रश्न पूछता है और बच्चे वापस फीडबैक देते हैं, तो ये क्या हुआ, ये द्वितरफा संप्रेषण हुआ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पांचवा, जिसका नाम है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण किसे कहते हैं? जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं के बारे में सोचता है तो उसे अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं। यानी कि अपने अंतःकरण के बारे में, आंतरिक प्रक्रियाओं के बारे में सोचता है तो उसे अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति खुद से प्रश्न करता है तो वह अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। उदाहरण, परीक्षा कक्ष में जाने से पहले विद्यार्थी खुद से बात करता है। यानी कि जब आप परीक्षा कक्ष में जाते हो, इसमें सिर्फ विद्यार्थी नहीं, आप भी सम्मिलित हो कि अगर आप कहीं पर जाते हो तो आपके अंदर से एक भावना या एक विचार आता है कि क्या वहाँ जाना सही रहेगा, क्या आप क्या करना चाहते हो वहाँ जाके, क्या नहीं करना चाहते हो, आपका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो जब विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर से वो खुद से ही बात करता है कि क्या लिखना है, क्या उसने याद किया है, पेपर आएगा तब वो क्या करेगा, कहाँ से शुरुआत करेगा, तो वो एक अंदर से वो सोचता रहता है विद्यार्थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, चलिए। छठा है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। देखिए, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में बातचीत होती है, अर्थात जब हम दूसरों की इच्छाओं के बारे में बात करते हैं तो वह संप्रेषण अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। उदाहरण, मनोवैज्ञानिक और परामर्शदाता हमेशा दूसरे के बारे में बताते हैं, अतः यह अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का अर्थ क्या होता है कि दूसरे के अंदर की भावनाओं को देखना मतलब जानना। जैसे कि कोई छोटा बालक है, वो क्या कहना चाहता है, ठीक है, वो जैसे छोटे बालक की इच्छाओं को ज़्यादातर पता है, वो उसकी माँ को लगता है, और जब पास में बैठे लोग कहते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, तो उसकी माँ है वो बताती है कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण होता है। यानी एक जो छोटा बच्चा है वो प्रक्रिया कर रहा है
ठीक है, उसको समझ कौन रही है, उसकी माँ समझ रही है, और वो कह किसको रही है, दूसरे जो भी पूछ रहे हैं उनको कह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक तरह से अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण हुआ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सातवां है शाब्दिक संप्रेषण। और नाम से ही पता चल रहा है शाब्दिक संप्रेषण किसे कहते हैं। शाब्दिक संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक संप्रेषण तब होता है जब मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा अपने शब्दों को प्रस्तुत किया जाता है। हम अपने दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा शाब्दिक संप्रेषण का ही प्रयोग करते हैं, यानी शब्दों के द्वारा किसी को अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने संदेशों को कहना ही शाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, आठवां है अशाब्दिक संप्रेषण, जिसको संदेश संप्रेषण भी कहा जाता है। जब हम इशारों या चिन्हों, कूट भाषा में बातचीत करते हैं तो वह अशाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। उदाहरण के लिए, बहरे बच्चे से हम हाथों से इशारे करके बातचीत करते हैं। न सिर्फ बहरे से, बल्कि ऐसे कुछ एक होते हैं जिनसे हम कूट भाषा में या शब्दों से या चिन्हों से बातें करते हैं, तो उन्हें क्या कहलाते हैं, अशाब्दिक संप्रेषण कहलाते हैं। ठीक है, आगे नौवां है बोलना और सुनना, यानी कि स्पीकिंग और लिसनिंग। ठीक है, इस प्रकार के संप्रेषण में अंतर प्रक्रिया आमने सामने होती है। शिक्षक के सामने छात्र बैठकर सुनते हैं। अनेक ऐसे अवसर भी आते हैं जब विचारों तथा भावनाओं के संप्रेषण में साझेदारी होती है। शिक्षक अपनी आँखों से कक्षा का नियंत्रण करता है, अपने हाव भाव से संप्रेषण को प्रभावी बनाता है। भावनाओं का संप्रेषण अशाब्दिक अंतर प्रक्रिया से होता है। कभी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करता है। छात्र सुनने को क्रिया में श्रव्य इंद्रियां मानसिक एकाग्रता को सक्रिय रखता है, तभी संप्रेषण सार्थक हो जाता है। यानी कि जब छात्र है वो अपनी सुनने की प्रक्रिया में क्या करता है, जो श्रव्य इंद्रियां होती है उनको लगा देता है, मानसिक एकाग्रता को लगा देता है, तो वो जो प्रक्रिया है वो सरल हो जाती है। ठीक है, देखिए, तभी संप्रेषण सार्थक हो सकता है। बोलने में विचार होते हैं, उनकी अभिव्यक्ति करता है। सुनने में अभिव्यक्ति पहले, जिसमें विचारों का बोध होता है, इससे क्रियात्मक पक्ष होता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो वो अपने विचारों को प्रकट करता है, और जो सुनता है वो सबसे पहले अभिव्यक्ति करता है, जिससे उसके जो सामने वाला है उसके विचारों को समझ सके। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ऐसे ही और शैक्षिक वीडियो आपको देखने के लिए सबसे पहले। धन्यवाद।